मिति गुणांक। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन दी गई हो हमें, ठीक है ना, तो जो उसके आगे जो नंबर लिखे रहते हैं बैलेंसिंग वाले, वही हमारे क्या होते हैं, रस समीकरण गुणांक होते हैं, ठीक है ना। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है ए प्लस बी इज इक्वल टू में सी डी होता है। तो इनको बैलेंस करने मान लो 3 ए है, 5 बी है, 6 सी है और 7 डी। तो ये जो 6 7 3 5 पे लिखे हैं वही हमारे क्या होते हैं, उसके रस समीकरण यानी क्रिया कारक और उत्पाद। अगर इस तरह से जैसे कि यहाँ पर है H2 + I2 इक्वल टू बना रहा है HI 2HI। तो यहाँ पर ये देखो ये दोनों बैलेंस है, यानी इनके आगे जो है एक कोई नहीं तो एक संख्या है, आई के आगे एक संख्या और एच आई के आगे दो संख्या, तो यही इसके रस समीकरण गुणांक है। अब पहला केस है, मान लो कि जब क्रिया कारक एक हो तो हम सीमांत अभिकर्मक जो होते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पर हमें सीमांत अभिकर्मक को देखना पड़ता है, जिससे जो हमारी स्टाइक्योमेट्री है उससे हमें पता लग जाता है मोल, अणुभार, भार, इन सब चीज़ों के बारे में। देखो किस तरह, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, एक क्रिया कारक और दो उत्पाद बना रहे। तो एक क्रिया कारक हो तो वहाँ पर कोई भी हमें सीमांत अभिकर्मक नहीं देखना होता, क्योंकि वहाँ सीमांत अभिकर्मक कैसे हो, सीमांत अभिकर्मक तो दो अगर क्रिया कारक है उन्हीं में से कोई एक हो सकता है ना। जब क्रिया कारक दो या अधिक हो है ना, उपस्थित हो, तब सीमांत अभिकर्मक हम सोचते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक को पहचानने का क्या तरीका है कि जो भी उन अभिकारक में मोल है उसको बटे में क्या कर दो, रस समीकरण गुणांक कर दो, तो हमारे निकाल आते हैं क्या, सीमांत अभिकर्मक। तो जो वैल्यूज इनको मतलब डिवाइड करके छोटी आती है वही हमारे क्या है, क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक है। और यही जो सीमांत अभिकर्मक है वो क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजेंट, वही अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न करा देते हैं और क्या होते हैं, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और यही अभिक्रिया को नियत करते हैं। और इसके विपरीत जो बच जाएगा वो आधिक्य हो जाएगा, एक्सिस रीजेंट हो जाएगा। अब एग्जांपल है N2 + 3H2 बना रहे हैं 2NH3। तो इनमें देखो इसका रस समीकरण गुणांक क्या है, 1 3 और 2 उत्पाद का, ठीक है ना। तो पहले हम मोल या तो दिए गए होते हैं या फिर मोलों के बारे में जानकारी दी गई होती है, जिससे हम मोल पता करते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक पूछ रहा है, तो जैसे हम यहाँ पर N2 पहले तो मोल उसके N2 कर देंगे, NH2 कर देंगे, बटे में उनका रस समीकरण गुणांक, और इस तरह से हम जो भी वैल्यू कम आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर H2 आया। अब क्वेश्चन है कि जब ऑक्टेन C8H18 की एक निश्चित मात्रा को पूर्णतः जलाया जाता है तो 7 ग्राम CO2 बनती है। इस समय बनने वाले H2O का द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर ऑक्टेन दिया गया है, ठीक है ना, जिसका हमें देखो हर उसका ना रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। तो जब जला रहे हैं तो ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो C8H8 O2 और इजिकल टू में CO2 और 9H2O मिली। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस के बाद में रस समीकरण गुणांक पता लग जाएगा। जिसका हमें भार दिया गया और जो हमें पूछ रहा है उसको हम सिर्फ देखेंगे। इससे पहले हम पहले एक और चीज़ देखते हैं कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, फिर उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें भार दिया गया है और पूछ किसका रहा है, H2O का द्रव्यमान, बस हमें उसी की चीज़ को लेना है। जैसे हम यहाँ पर जो लिखने का इसका फॉर्मूला है वो है वही मोल बटे में रस समीकरण गुणांक। तो n जो भी हमें दिए गए रिएक्शन वो सब लिख के हम बराबर होती है सब, ठीक है ना। तो वो बराबर करके हम जो है बाहर निकाल सकते हैं किसका, जल का। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक्रिनोनाइट्रिल C3H3N एक प्रकार के सिंथेटिक रेशे एक्रोलिन के उत्पादन के लिए प्रारंभिक पदार्थ है। इसे प्रोपेनिल C3H6 से नाइट्रिक ऑक्साइड NO के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो अभिक्रिया दी गई असंतुलित है, इसे संतुलित कर देंगे। हमें क्या क्या चीज़ें दी गई, हमें दिया प्रोपेनिल जो कि है 420 ग्राम, प्रोपेनिल क्या है C3H6 है, और अतिरिक्त NO से कितने ग्राम एक्रिलोनाइट्रिल प्राप्त हो, एक्रिलोनाइट्रिल C3H3N हमें पूछ रहा है। तो इन दोनों को सिर्फ हम क्या कर देंगे, प्रोपेनिल C3H6 बराबर हम कर देंगे प्रोपेनिल को, और हमें क्या पूछा जा रहा है, इसकी ग्राम में मात्रा एक्रिलोनाइट्रिल की। तो बस वो चीज़ें जो हमें दी गई है वो लिख कर हम उन दोनों को बराबर करके हम इसकी मात्रा जो है निकाल सकते हैं। अब हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या हो क्या होगी। तो पहले हम रिएक्शन लिख देंगे, फिर हमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेंगे, फिर अब हमें क्या क्या दिया है, 20 मोल अमोनिया में दी गई है और हमें पूछ क्या रहा है, हाइड्रोजन
अणुओं मोलों की संख्या, तो NH2 हम निकाल लेंगे इसको बराबर करके NH3 और इसके बटे में रस समीकरण गुणांक से। अब क्वेश्चन है कि जब 20 ग्राम Fe2O3 को 20 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो FeCl3 और H2O बनते हैं। अप्रतिक्रियाशील HCl की मात्रा अप्रतिक्रियाशील HCl की मात्रा में देखनी। पहले हम रिएक्शन लिख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर HCl जो है हमारा, ठीक है ना, उसी की मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पर देखेंगे उसका जो है सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो पहले तो हम कुल मोल निकाल लेंगे क्योंकि भार दिया गया है HCl का, और इसका भी निकालेंगे Fe2O3 का क्योंकि आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है HCl Fe2O3 के साथ, उसका भी हमें मोल देखना पड़ेगा और कुल मोलों की संख्या, फिर कुल मोल को माइनस कर देंगे जो अभिक्रिया में रिएक्शन कर रहे हैं मोल उनसे, और फिर हम पता लगाएंगे इसकी मात्रा कैसे, उसके अणुभार से गुणा करके इसका भार हम देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम H2 तथा 64 ग्राम O2 को एक स्टील पात्र में भरकर विस्फोटित किया गया, इस अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा क्या है। तो H2 और O2 को बनाकर H2O बनाया गया है, जिसमें अब हमें देखो यहाँ पर क्या चीज़ पूछ रहा है, अब पानी यानी H2O की मात्रा पूछ रही है, तो हमें दोनों का क्या देखना पड़ेगा, सीमांत अभिकर्मक देखना पड़ेगा इनकी रिएक्शन बराबर करके, फिर हम जो है जो भी सीमांत अभिकर्मक है उससे हम H2O की मात्रा निकालेंगे। अब क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का आणविक सूत्र दिया है। यदि एस्पिरिन के एक नमूने में इतने ग्राम कार्बन है तो नमूने में हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है। देखो कार्बन की मात्रा दी गई है, हाइड्रोजन तो C9H8O4 जो हमारा एस्पिरिन है उसमें 9 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, 40 और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो हमें कार्बन का जो द्रव्यमान दिया गया NC बटे में रस में गुणा करके हम W मोल NH के बटे में उसका रस समीकरण गुणा करके हम उसका भार जो है हाइड्रोजन का पता लगा लेंगे। क्वेश्चन है, जब 22.4 लीटर H2 को गैस है ना 11 गैसेज यानी उसको लीटर में 11.2 लीटर Cl2 के साथ STP में मिश्रित किया गया तो HCl के वो, तो H2 प्लस Cl2 क्या बनाते हैं 2HCl बना। तो HCl की मात्रा हमें मोल पूछ रहा है, तो हम पहले देखेंगे दोनों में रस समीकरण गुणांक मतलब कौन है सीमांत अभिकर्मक, तो सीमांत अभिकर्मक जो हमें पता लग जाएगा, फिर उससे हम जो है मोल HCl के निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन है कि 1 ग्राम Mg को इतने O2 के साथ बंद पात्र में जलाया जाता है, कौन सा विकारक शेष बचा रहेगा और कितना। देखो हमें क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में से शेष बचने वाला है यानी एक्सिस में कौन है और कितना है। तो हम देख लेंगे एक्सिस वाला कौन है, तो हमें पता लग जाएगा शेष बचने वाला तो Mg है। फिर Mg का देखेंगे कितना हमें बच रहा है, तो उसके लिए हमें मोल निकालने पड़ेंगे, पूरे मोल उसके भार से, और फिर जो उसके साथ अभिक्रिया यानी O2 के साथ जो अभिक्रिया करके मोल है कितने मोल बन रहा है वो देखेंगे, और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मोल पता लग, फिर जो मोल पता है उससे हम बाहर निकाल लेंगे अणुभार से गुणा करके। अब देखो क्वेश्चन है, 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को तीव्र ताप पर गर्म करने पर अवशेष प्राप्त होता है जिसका वजन क्या होगा। तो यहाँ पर फिर रिएक्शन है, सिल्वर कार्बोनेट दिया और हमें क्या प्राप्त हो रहा है Ag। तो ये जो अवक्षेप Ag है उसका हमें बाहर पता करना है, तो हमें सिल्वर कार्बोनेट की जो है वो मोल पता लग जाएंगे, तो उसके 2N Ag के मोल हम पता लगा लेंगे, मोल बटे में उसके जो रस समीकरण गुणांक करके, और फिर उसके बाद इसका हम बाहर निकाल लेंगे इसका अणुभार से गुणा करके। यदि 0.5 मोल BaCl2 को 0.2 मोल Na3PO4 के साथ मिश्रित किया जाता है तो BaPO4 वोल्टॉइस 2 के अधिकतम मोलों की संख्या जो बनती होगी। तो हमें रिएक्शन लिखेंगे पहले। अब इन दोनों में देखो हम दो आ गए ना विकारक, तो इसमें देखेंगे हम लिमिटिंग रीजन कौन है, लिमिटिंग रीजन देखकर हम BaPO4 की जो है वैल्यू जो है क्या मोलों की संख्या जो है इससे हम निकालेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.3 मोल SrCl2 को 0.2 मोल K3PO4 के साथ मिलाया जाता है तो KCl के अधिकतम मोल जो बन सकते हैं वे हैं। तो हमें मोल दिए गए हैं और KCl हमें पूछ रहा है, तो हम पहले तो इसमें लिमिटिंग रीजन दोनों बराबर आ गए तो किसी का भी रख कर हम KCl की जो है मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मान लो
कि दो तत्व x और y मिलकर दो यौगिक यानी x और y मिलकर दो यौगिक XY2 और X3Y2 देते हैं। जब 0.1 मोल XY2 का भार 10 ग्राम है, यानी कि 0.1 मोल में XY2 का भार इतना है और 0.05 मोल में X3Y2 की भार इतना है 9 ग्राम है। तो x और y का परमाणु भार हमें यानी कि इसका जो परमाणु भार जिसे हम आणविक भार भी बोलते हैं वो हमें पता लगाना है। तो हमें भार दिया गया है, मोल दिया गया है, मोल बटे में क्या होता मोल बटे में क्या भार बटे में मोल क्या होता है हमारा आणविक भार होता है, ठीक है ना। तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, आणविक यानी परमाणु भार निकाल लिया XY2 का, और इसी से हमने X3Y2 का निकाला। अब हमें x और y का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस कर देंगे। तो 100 180 माइनस और ऊपर नीचे करके माइनस कर दिए इन लोग का, और फिर हमें a की वैल्यू से प्राप्त हो जाएगी x की। जब x की प्राप्त हो गई तो हम यही वैल्यू रख के XY2 या किसी में भी जो है हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हमारी जो है इतनी चीज़।